हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एन त्रिपाठी आज आप लोगों को प्रोटीनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के विषय में बताऊंगा। प्रोटीन को किस प्रकार से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर, प्रोटीन के जल अपघटन के फलस्वरूप बने उत्पाद के आधार पर, चाहे रासायनिक संगठन के आधार पर कहें या प्रोटीन का जल अपघटन, जब हम जल से उसकी क्रिया करा देते हैं तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, बने उत्पाद के आधार पर प्रोटीनों को सामान्यतः निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। दूसरा संयुग्मी प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तीसरा व्युत्पन्न डेरिवेट प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले हम लोग सरल प्रोटीन्स के विषय में जानेंगे। सिंपल प्रोटीन क्या है? सिंपल प्रोटीन ये प्रोटीन जल अपघटित होकर केवल एक एमिनो अम्ल देते हैं। ऐसी प्रोटीन जिनका जल अपघटन कराने पर केवल एक एमिनो अम्ल प्राप्त हो, उसे हम सरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे एल्बुमिन। अब एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? एल्बुमिन अंडे की सफ़ेद वाला पार्ट एल्बुमिन कहलाता है। अंडे को फोड़ने पर एक पीतक मिलता है, पीला पदार्थ, दूसरा एल्बुमिन होता है। ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स गोलाकार अणु होते हैं। ग्लूटेलिन्स, इनके सबके विषय में थोड़ा आप विस्तृत जानकारी पढ़िएगा। प्रोटीन्स बायोमेस के विषय में विस्तृत जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन जल अपघटन होकर के एक अप्रोटीनीय भाग तथा एक एमिनो अम्ल देती हैं। अतः इनमें एक सरल प्रोटीन के साथ अप्रोटीनीय भाग जुड़ा होता है। इस अप्रोटीनीय भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह सरल संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। संयुग्मी प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन इत्यादि। अब इसके पश्चात व्युत्पन्न प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन्स। डेराइव्ड प्रोटीन्स ये प्रोटीन सरल तथा संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल क्षार या एंजाइमों द्वारा आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। अम्ल क्षार का या एंजाइमों का जब आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होते हैं। उदाहरण प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड इत्यादि आपका व्युत्पन्न प्रोटीन है। अगला आणविक संरचना के आधार पर। अभी तक हम लोगों ने उत्पाद के आधार पर, जब हमने जल अपघटन कराया तो जल अपघटन के फलस्वरूप सामान्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन बन रहे थे। अब हम दूसरा देखते हैं। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला रेशेदार प्रोटीन, जिसे फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। दूसरा कणिकामय या दानेदार प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन रेखीय, जो रेशेदार प्रोटीन होगी, इस प्रकार की प्रोटीन रेखीय धागे नुमा अणुओं की बनी होती है। धागे जैसी संरचना होती है। इनमें विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध या डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ये जल में अविलेय किंतु प्रबल अम्लों क्षारों में विलेय होती हैं। जो रेशेदार प्रोटीन होती हैं ये जल में अविलेय होती हैं किंतु प्रबल अम्ल व क्षार में विलेय होती हैं। उदाहरण किरेटिन, मायोसिन, कोलेजन इत्यादि ये रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं। कणिकामय प्रोटीन या दानेदार प्रोटीन, जिन्हें ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार की प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड अणु गोलाकार रूप में मुड़ जाते हैं, गोलाकार संरचना में मुड़े होते हैं। इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं, परंतु यह बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। यह जल, क्षार, लवण विलयन तथा अम्ल विलयन में विलेय होते हैं। उदाहरण पेप्सिन, इंसुलिन
अल्फा ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, इसके सब उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रोटीनों के विषय में पढ़ लिया, प्रोटीन का वर्गीकरण कर लिया। मिलते हैं अगले टर्न पर हम लोग प्रोटीन की संरचना, उसके उपयोग वगैरह के विषय में पढ़ेंगे। फिर प्रोटीन टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।